बेटा आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ, सब लोग बेटा आ जाइए, कक्षा आरंभ हो रही है। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में आधुनिक काल की। कल चर्चा किए थे कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुआ तो मध्य प्रदेश में आधुनिक काल का आरंभ हुआ। ये हम कल चर्चा किए थे और ऐसी आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। कल तक कोई तकलीफ आपको नहीं थी? चलिए, तो कल हम बात किए थे कि औरंगजेब की डेथ के बाद मध्य प्रदेश में मराठाओं ने अपना शासन स्थापित किया। मराठा साम्राज्य इस क्षेत्र में, जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं, इसकी स्थापना हुई और पेशवा छत्रपति के जो प्रधानमंत्री थे पेशवा, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया। कल हम चर्चा किए थे पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मध्य प्रदेश में मालवा पर अधिकार कर लिया था और 1737 में आपको याद होगा कल भोपाल का युद्ध करे थे अपन। भोपाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था। हैदराबाद का जो निजाम था इसको पराजित कर दिया था। कल हम चर्चा किए थे संबंध में कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग, क्लास आरंभ हो गई है। हाँ, तो कल अपने संबंध में चर्चा किए थे कि 1737 में जो है भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने क्या किया था बेटा? हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था। और इन दोनों के बीच कौन संधि हुई थी? जल्दी से बताइए। दोहरा सराय की संधि, दोहरा सराय की संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ था? नर्मदा और चंबल, नर्मदा और चंबल का जो क्षेत्र था वो मराठाओं को प्राप्त हो गया था, वो मराठाओं को प्राप्त हो गया था। ऐसी हम कल चर्चा किए थे। तो इस चर्चा से अपन अब आगे चलते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 रियासतें स्थापित हुई, उन्हीं को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, वो 3 रियासतें कौन सी थी, मैं उनके नाम लिख रहा हूं। एक थी होलकर रियासत, होलकर रियासत, और दूसरी थी सिंधिया रियासत, सिंधिया रियासत, और एक रियासत भोपाल में स्थापित हुआ था। तो इन्हीं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। बेटा क्लियर है? ये हम कल चर्चा किए थे, उसी को आज अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो पहले होलकर वंश के बारे में बात करते हैं। पहले होलकर वंश के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए होलकर राजवंश, होलकर रियासत। कहां पर स्थापित होगी? इंदौर में। तो बड़े ध्यान से सुने पहले। होलकर मराठा सरदार थे और होलकर वंश का इतिहास आरंभ होता है मल्हार राव होलकर से। मल्हार राव होलकर, बड़े ध्यान से पहले सुने, फिर इसको अपन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। होलकर वंश का इतिहास मल्हार राव होलकर से शुरू होता है। मल्हार राव होलकर एक मराठा थे
जो पेशवा की सेना में 1721 में शामिल हो गए, 1721 में शामिल हो गए थे और इन्होंने पेशवा का बड़ा हेल्प किया। पेशवा छत्रपति का प्रधानमंत्री कौन था इस समय? बाजीराव, बाजीराव प्रथम था। इसकी इन्होंने बहुत सहायता की और इसलिए खुश होकर बाजीराव ने मल्हारराव होलकर को मालवा की सूबेदारी दे दी। तो एक प्रश्न आता है कि मालवा का पहला सूबेदार कौन था? तो मल्हारराव होलकर था। इनको ये प्राप्त हुआ 1732 में और 1732 से जो होलकर वंश है स्टार्ट होगा और 1948 में इसको मध्य भारत में मिला लिया जाएगा। मध्य भारत में जब भारत को आजादी प्राप्त हो जाएगी और राज्यों का एकीकरण होगा तो 1948 में होलकर रियासत को मध्य भारत, जिसे हम पार्ट बी कहते थे, क्या कहते थे? पार्ट बी कहते थे, इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और उस समय यशवंतराव द्वितीय होलकर के राजा होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का इतिहास है होलकर वंश का। आरंभ कहाँ से होता है? मल्हारराव होलकर से। क्लियर है? तो होलकर वंश का जो इतिहास है मल्हारराव होलकर से शुरू होता है। होलकर पेशवा की सेना में थे, बाजीराव प्रथम की सेना में 1721 में शामिल हो गए थे और इनकी सहायता से जब पेशवा की इन्होंने सहायता की तो बाजीराव ने प्रसन्न होकर इनको मालवा की सूबेदारी दे दी। तो एक प्रश्न आता है कि मालवा का प्रथम सूबेदार कौन था? प्रथम सूबेदार कौन था? तो नाम आएगा मल्हारराव होलकर, मल्हारराव होलकर। तो ध्यान रखें कि मालवा का पहला सूबेदार मल्हारराव होलकर। बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सत्यवांश कुशवाहा कह रहे हैं गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग। तो मल्हारराव होलकर जो है, हाँ मल्हारराव होलकर। एक प्रश्न और सिंपल है जो एमपीएसआई में पूछा गया है, मैं आपको लिख के पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में, एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मराठाओं का शासन किसके शासन काल में या किसके समय स्थापित हुआ? ये प्रश्न है और आंसर आप उसके ऑप्शन सुनिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, पहला आंसर। दूसरा ऑप्शन है शाहजहां के समय। तीसरा ऑप्शन है जहांगीर के समय या बहादुर शाह प्रथम के समय। ये आपके प्रश्न ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में मराठाओं का शासन किसके बाद स्थापित हुआ? मराठाओं का शासन किसके बाद स्थापित हुआ? ये प्रश्न एमपीएसआई 2016 में पूछा गया था। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मराठाओं का शासन या मराठाओं ने अपना राज्य या मराठाओं ने मालवा पर अपना अधिकार कब कर लिया था? जल्दी से आंसर दीजिए। शिव कुमार लोधी, सूरज सिंह, अमित कोटिया, गिरिराज कंसाना, सूरज सिंह, निशा नरवरिया, सब लोग आंसर फर्स्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर स्थापित हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं का शासन मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था, एमपी पर अधिकार कर लिया था। बहुत बढ़िया। और इसके बाद जब भोपाल का युद्ध हुआ तो मराठाओं को
नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र प्राप्त हो गया। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि मालवा विजय में, इसके बाद मालवा विजय में, विजय के लिए जब बाजीराव ने आक्रमण किया, मालवा विजय के लिए जब बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया तो मल्हारराव होलकर ने उसकी बहुत सहायता की। वो इसी सहायता से खुश होकर के पेशवा बाजीराव ने मल्हारराव को मालवा की सूबेदारी दे दी। इसलिए प्रश्न आता है कि मालवा का प्रथम सूबेदार कौन था? तो नाम आएगा, क्या नाम आएगा बेटा? मल्हारराव होलकर। बेटा क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलें बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध बेटा कब हुआ था? 1761 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1761, 14 जून, 14 जून 1761 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। याद रखें, अहमद शाह अब्दाली ये अफगानिस्तान का शासक था, अहमद शाह अब्दाली। और इसमें मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव ने युद्ध का नेतृत्व किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जून 1761 को हुआ था। 1761 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था बेटा? सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे, और उधर अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था बेटा? अफगानिस्तान का शासक था। इसमें बेटा मराठों की हार हुई थी। ध्यान रखें, मराठों की पराजय हुई थी। मराठों की पराजय हुई थी। ये बहुत बड़ी पराजय थी मराठों की। ओके, हाँ, सदाशिवराव भाऊ की वजह से मल्हारराव होलकर ने पूरी तरह से मराठों का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में मल्हारराव होलकर ने सदाशिवराव भाऊ के कारण पूरी तरह साथ नहीं दिया और मराठे हार गए। लेकिन इस युद्ध के बाद मल्हार राव ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। तो याद रखें, किस घटना के बाद मल्हार राव ने इंदौर पर अधिकार कर लिया? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। बेटा क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, पानीपत का इतिहास युद्ध मराठों के इतिहास का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसमें मराठों की हार हुई थी, अधिकार कर लिया। मल्हारराव होलकर के बारे में आगे बढ़ते हैं। मल्हारराव होलकर को उत्तर एवं मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है। ध्यान रखें, एक प्रश्न, किंग मेकर कहा जाता है। उत्तर और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है। मल्हारराव होलकर को उत्तर और मध्य
मध्य भारत का किंग मेकर कहते हैं। बेटा ये किंग मेकर वर्ड एक तो यहाँ यूज होता है, एक मुगल काल का जो उत्तर काल है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वहां पर सैयद बंधु ये दो भाई थे, अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, इन दोनों भाइयों को भी किंग मेकर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, किंग मेकर वर्ड दो लोगों के लिए यूज हुआ है, एक तो सैयद बंधुओं के लिए, एक मल्हार राव होलकर के लिए। तो ध्यान रखें कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर जो वर्ड है, भारतीय इतिहास में किंग मेकर जो वर्ड है, मुगल काल में, मुगल इतिहास में कहते हैं सैयद बंधुओं को, और होलकर वंश में उत्तर और मध्य भारत का जो किंग मेकर है वो मल्हार राव होलकर को कहा जाता है। मल्हार राव होलकर को कहा जाता है, जो 1732 से 1766 तक यहाँ के राजा रहे। कहाँ के बेटा? इंदौर के होलकर वंश के राजा रहे हैं। तो मल्हार राव होलकर का जो टाइमिंग है 1732 से 66 तक है, और इन्हें उत्तर एवं मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है। किसको बेटा? मल्हार राव होलकर को। इसके अलावा मुगल काल में सैयद बंधुओं को भी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में रजवाड़ा, सुना होगा आपने, राजवाड़ा की स्थापना की थी। तो याद रखें कि इंदौर का रजवाड़ा किसने बनवाया था? तो मल्हार राव होलकर ने। ये 7 मंजिला इमारत है, ये 7 मंजिला इमारत है, जिसका स्थापना बेटा कौन ने करवाई थी? मल्हार राव होलकर ने। इंदौर में रजवाड़ा की स्थापना किसने करवाई थी बेटा? मल्हार राव होलकर। 1747 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था बेटा रजवाड़ा का। 1747 में इसका निर्माण कराया गया था, और ये 7 मंजिला इमारत है रजवाड़ा। तो याद रखें कि इंदौर में रजवाड़ा का संस्थापक कौन था? तो नाम आएगा बेटा, क्या नाम आएगा? मल्हार राव होलकर। बेटा यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? चंद्रा माहौर कह रहे हैं गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्लास समझ में आ रही है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1766 में मल्हार राव की मृत्यु हो गई। बेटा क्या हो गई? 1766 में मल्हार राव की मृत्यु हो गई। 1766 में बेटा क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 1766 में मल्हार राव की मृत्यु हो गई। इनकी जो समाधि है बेटा, इनकी समाधि कहाँ है? भिंड सुना होगा। भिंड में एक जगह है आलमपुर भिंड, लाहौर के पास पड़ता है बेटा। ये भिंड में एक लाहौर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, यहीं पर इनकी समाधि है। तो आप लोग याद रखें कि मल्हार राव होलकर, जिन्हें उत्तर और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता था, जिन्होंने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी, उनकी समाधि कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो आलमपुर भिंड जिले में है। बेटा कहाँ पर है? आलमपुर भिंड जिले में है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। तो भिंड के आलमपुर में इनकी समाधि है। आगे बढ़ते हैं। अब 1766 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ये मल्हार राव होलकर की पुत्र बधू है। बेटा क्या है? पुत्र बधू, यानी कि इनके बेटे खांडे
राव की पत्नी, खांडे राव की पत्नी है, और अहिल्याबाई होलकर का जो बेटा था वो माले राव था। यानी कि माले राव की माँ, माले राव की तो ये माँ है, और खांडे राव की पत्नी है अहिल्याबाई होलकर, जो 1766 में क्या बनी, महारानी बनी होलकर वंश की, होलकर वंश की महारानी बनी। कब बेटा, मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद। जब मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई तो उनकी जो पुत्र वधू है वो रानी बनी। नाम क्या था, अहिल्याबाई होलकर। और कब बनी, 1766 में। और 1766 से 1795 तक इनका शासन रहेगा। बेटा आवाज साफ आ रही है, समझ में आ रहा है? लाइक भी करते जाएं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले पाए। बेटा क्लियर था? यशवंत राव अभी आने वाले हैं, हेमराज अभी यशवंत राव आएंगे। यशवंत राव इंदौर में होलकर वंश के राजा रहे हैं, बहादुर शासक थे यशवंत राव होलकर, अभी आने वाले हैं ना। चलिए, तो बेटा क्या हुआ, 1766 में इन्होंने शासन संभाल लिया मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखें, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली कहाँ थी बेटा, इंदौर में है, पहली इंदौर में है, दूसरी राजधानी इन्होंने होलकर में बनाई। कहाँ बनाई बेटा, महेश्वर में। महेश्वर में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो खरगोन जिले में है, खरगोन जिले में है, नर्मदा के तट पर। नर्मदा के तट पर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। और याद रखें, इंदौर की जो संस्थापक है, इंदौर की जो स्थापना है, अहिल्याबाई होलकर ने की थी। इंदौर की स्थापना किसने की थी, अहिल्याबाई होलकर। तो ध्यान रखें, अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर की स्थापना की थी और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। बेटा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जो महेश्वर है, तो ध्यान रखें, महेश्वर है, यहां पर अहिल्या घाट है। बेटा क्या है, अहिल्या घाट। हाँ, महेश्वर में अहिल्या घाट है। खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है महेश्वर, यहाँ पर अहिल्या घाट है। यहाँ पर बेटा क्या है, अहिल्या घाट है। एक प्रश्न और भी यहाँ जोड़ सकते हैं कि नर्मदा का सबसे बड़ा घाट कौन सा है, सबसे बड़ा घाट कौन सा है। एक प्रश्न है कि नर्मदा का सबसे बड़ा घाट कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर घाट। ओके, तो याद रखें, महेश्वर घाट है, महेश्वर घाट। बेटा नर्मदा पर बहुत सारे घाट हैं, अगर आपने सुने हो। एक तिलवारा घाट है, तिलवारा घाट है, एक लमेटा घाट है, एक भेड़ा घाट है, सुना होगा आपने।
हाँ, ऐसे ही एक जो है ये महेश्वर घाट है, सबसे बड़ा घाट नर्मदा का महेश्वर घाट है, याद रखें। और यहीं पर अहिल्या घाट की स्थापना हुई है। और एक प्रश्न और कि मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव, निमाड़ उत्सव का आरंभ कहाँ से होता है? एक सिंपल प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आरंभ कहां से होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आरंभ कहां से होता है? वेरी गुड, महेश्वर घाट, यहीं से होता है। कहां से होता है? महेश्वर घाट या अहिल्या घाट। ओके, यहीं से निमाड़ उत्सव का आरंभ होता है। यहीं से निमाड़ उत्सव का आरंभ होता है। बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आरंभ कहां से होता है? अहिल्या घाट, महेश्वर, अहिल्या घाट, महेश्वर। तो याद रखें, अहिल्या घाट महेश्वर से इसका आरंभ होता है। किसका बेटा? निमाड़ उत्सव का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? बोलो। अहिल्या घाट निमाड़ उत्सव आरंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अहिल्याबाई का जो जन्म है, अहिल्याबाई का जो जन्म है 1725 में महाराष्ट्र में हुआ था। बेटा कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अहिल्याबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? महाराष्ट्र। और टाइमिंग है 1725। इनकी जो शादी हुई थी, इनका जो पति है वो खांडे राव थे। बेटा कौन थे? खांडे राव। और इनका जो बेटा था उसका नाम था माले राव। माले राव इनके बेटे का नाम था। और इनके पति थे वो थे, हाँ बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। इन्होंने भारत में हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए। इनका जो प्रशासन था वो बहुत शानदार था। और इन्होंने अपने अंतिम समय में तुकोजी राव पवार को सत्ता सौंप दी। इन्होंने, क्या नाम था? तुकोजी राव पवार, तुकोजी राव होलकर, सॉरी, तुकोजी राव होलकर को, जो बेटा इनके कौन थे? दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे। क्या नाम था? तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था इन्होंने। बेटा क्या बना लिया था? तुकोजी राव होलकर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। कब? 1795 में। इन्होंने गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ। क्लियर है? यानी कि अहिल्याबाई होलकर के बाद होलकर वंश का शासक कौन बनेगा? तो नाम है तुकोजी राव होलकर। नहीं, ये नहीं बने। तुकोजी राव होलकर जो इनके दत्तक पुत्र थे वो होलकर वंश के शासक बनेंगे। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब कुछ और चीजें हैं जो अहिल्याबाई के खाते में हैं, जिनके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो हम बात करते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि बेटा ये हो गया कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म स्थान कहाँ था बेटा? महाराष्ट्र में। शादी किससे हुई इनकी? खांडे राव से। और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? क्या नाम था? तुकोजी राव होलकर। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष अहिल्याबाई होलकर समारोह कहाँ होता है? इनके सम्मान में एक समारोह होता है, तो याद रखें इंदौर में होता है। प्रतिवर्ष अहिल्याबाई होलकर सम्मान समारोह या उत्सव कहाँ होता है बेटा? इंदौर में होता है। अहिल्याबाई उत्सव कहाँ होता है बेटा? अहिल्याबाई उत्सव का आयोजन हर वर्ष इंदौर में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? इंदौर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 से अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की थी, स्थापित किया था। नाम क्या था? देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। तो ध्यान रखें इनके नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। कब शुरू हुआ था? 1997 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक प्रश्न और कि ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। ये याद रखें कि किस क्षेत्र में देते हैं? तो आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। लोक कला के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को। बेटा क्लियर है? अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 में एक अवार्ड शुरू किया। नाम था देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। क्लियर? कब स्टार्ट हुआ? तो 97 में। और किस क्षेत्र में देते हैं? लोक कला के क्षेत्र में। किसको देते हैं? आदिवासी महिलाओं को। क्लियर? अब इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताएंगे 2 लाख, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये पुरस्कार पहली बार 1997 में तीजन बाई को दिया गया था। तीजन बाई। तो ध्यान रखें पहला पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तीजन बाई को दिया गया था। ओके। और 2018 में शांति देवी झा को दिया गया था। 2018 में शांति देवी झा को दिया गया है। इसके बाद किसी को नहीं मिला। शांति देवी झा 2018 में दिया गया है। तीजन बाई के बारे में जानते होंगे। ये छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका हैं। पंडवानी गायिका हैं। ध्यान रखें ये छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका हैं। महाभारत में जो पांडवों की कथा है वो तंबूरे से गाती हैं। ये तंबूरे से गाती हैं। और 2019 में इन्हें भारत का नागरिक अलंकरण भी दिया गया था। तीजन बाई को 2019 में नागरिक अलंकरण कौन सा वाला? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। ये भारत का
दूसरा बड़ा नागरिक अलंकरण होता है भारत रत्न के बाद, पद्म विभूषण, वो भी इनको प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका हैं। आज हम बात करें तो भारत में पंडवानी गायिकाओं के बहुत कम नाम हैं। एक तीजन बाई है, एक ऋतु वर्मा है, एक झाड़ू राम देवांगन है। ये तीन विख्यात गायक हैं पांडवानी में, है ना। चलिए, तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ये अवार्ड शुरू हुआ 97 में। एमपी सरकार देती है, राशि 2 लाख रुपया है। पहला अवार्ड 97 में तीजन बाई को दिया गया, जो छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका हैं। और इनको भारत का दूसरा बड़ा नागरिक अलंकरण भी 2019 में प्राप्त हो चुका है। और 18 का ये अवार्ड शांति देवी झा, जो बिहार से हैं, इनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद अभी अवार्ड किसी को नहीं मिल पाया है। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम होलकर वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी अहिल्याबाई होलकर जो है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर के बाद तुकोजी राव पवार। बेटा कौन? तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर 1795 में होलकर वंश के राजा बने। ओके, क्या बने? होलकर वंश के राजा बने, जो अहिल्याबाई के बेटे नहीं है, ये दत्तक पुत्र हैं। इनके रियल बेटे नहीं थे, दत्तक पुत्र थे। ये दत्तक पुत्र थे, इन्हीं को राजा बना दिया गया। क्या नाम था? तुकोजी राव होलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुकोजी राव होलकर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, केवल 2 साल शासन किया 97 में, और इनकी मृत्यु हो गई। 97 तक तुकोजी राव होलकर शासक रहे। इनके बाद अब होलकर वंश का एक महान शासक बन रहा है, जिसका नाम था यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर 1797 में होलकर वंश के राजा बने। बेटा क्या बने? राजा बने। क्लियर है? तुकोजी राव होलकर के बाद यशवंतराव होलकर क्या बने बेटा? राजा बने, जो 1811 तक रहेंगे। बेटा कब तक रहेंगे? 1811 तक होलकर वंश के राजा रहेंगे। 1797 से 1811 तक होलकर वंश के राजा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश का, तो ध्यान रखें, इन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखें कि मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, कि यशवंतराव होलकर को, ये तुकोजी राव के पुत्र हैं, जो तुकोजी राव के बाद शासक बने हैं होलकर वंश के। इन्हें एमपी का नेपोलियन कहा जाता है। बेटा नेपोलियन के बारे में 2-3 क्वेश्चन है, आप बता दीजिए कि किसे बोलते हैं भारत का नेपोलियन। पहला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न है। हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं, हिंद का नेपोलियन, ये दूसरा प्रश्न है। और एक है ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों के जल्दी से आंसर दीजिए। एक भारत का नेपोलियन, एक हिंद का नेपोलियन, और एक ईरान का नेपोलियन। जल्दी से कमेंट करिए।
समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, सही जवाब है। और नादिर शाह को बोलते हैं ईरान का नेपोलियन, ये भी सही जवाब है जो राहुल ने दिया है। और समुद्रगुप्त हो गया, एक और बचा बेटा, हिंद का नेपोलियन, ये इसका आंसर और दे दीजिए। हिंद का नेपोलियन राजा कर्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजा कर्ण, जो कलचुरी वंश का था। राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन बोलते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है यशवंतराव होलकर को। यशवंतराव होलकर को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यशवंतराव होलकर ने सिंधिया, यशवंतराव होलकर ने सिंधिया और पेशवा, इन दोनों को पराजित किया था। पेशवा को पराजित किया था। इतना महान था, किसने? सिंधिया और पेशवा दोनों को पराजित कर दिया था। इसके बाद तो पेशवा को संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों ने, इतना बलशाली था यशवंतराव। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद यशवंतराव ने 1805 में अंग्रेजों के साथ राजघाट की संधि की थी। राजघाट की संधि किया था। यशवंतराव होलकर ने 1805 में, तो याद रखें कि राजघाट की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो 1805 में हुई थी। 1805 में हुई थी और यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यशवंतराव होलकर के ही नाम पर इंदौर का जो अस्पताल है, इन्हीं के नाम पर है। बाय एस हॉस्पिटल, यशवंतराव मेडिकल कॉलेज, इन्हीं के नाम पर इंदौर में है। यशवंतराव मेडिकल कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। एम बाय हॉस्पिटल कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको? एम बाय हॉस्पिटल। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, एम बाय हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं? एम बाय हॉस्पिटल, जो इंदौर में बना हुआ है, इन्हीं के नाम पर है। एम बाय हॉस्पिटल, एम बाय हॉस्पिटल। ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1811 में यशवंतराव की मृत्यु हो गई और मल्हार राव द्वितीय होलकर वंश का शासक बना। हाँ, मल्हार राव होलकर द्वितीय बनेगा। 1811 में यशवंतराव के बाद मल्हार राव होलकर द्वितीय है बेटा। ये पहले तो संस्थापक ही थे, तो 1811 में मल्हार राव होलकर सेकंड होलकर वंश के राजा बने। होलकर वंश के राजा बने। कौन बना बेटा? मल्हार राव होलकर द्वितीय। इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 में मंदसौर की संधि की थी। तो याद रखें कि मंदसौर की संधि किसके बीच में हुई थी? हाँ, इस समय अंग्रेज गवर्नर था
लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था बेटा? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1818 में मल्हार राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ में मंदसौर की संधि की थी। एक प्रश्न और सुन लीजिए। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा साम्राज्य को मराठा राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। तो याद रखें, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। ये भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब आपने इसमें पढ़ा होगा कि मराठा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर में कब लैप्स हो गया। तो 1818 चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, ये चौथा आंग्ल मराठा युद्ध था। या ऐसे भी आता है, किस गवर्नर जनरल ने मराठा राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो नाम आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब मिलाया? चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में। और टाइमिंग क्या है? 1818। और इसी समय में मल्हार राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ में मंदसौर की संधि साइन की थी। मंदसौर की संधि साइन की थी। बोलो बेटा, या तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक सिंपल प्रश्न है कि जब 57 की क्रांति हुई, एक सिंपल प्रश्न है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो होलकर वंश का शासक कौन था? होलकर वंश का शासक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। शासक कौन था? प्रश्न यह है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो होलकर वंश का शासक कौन था? तुकोजी राव सेकंड। बेटा कौन थे? तुकोजी राव। तुकोजी राव द्वितीय होलकर। तुकोजी राव होलकर द्वितीय। तुकोजी राव होलकर द्वितीय थे। बेटा क्लियर है? एक सिंपल सा प्रश्न है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो होलकर वंश का शासक कौन था? तो ये थे। होलकर वंश का शासक कौन था? तो तुकोजी राव द्वितीय थे। बेटा कौन था? तुकोजी राव द्वितीय थे। बोलो बेटा। तुकोजी राव द्वितीय होलकर वंश के राजा थे। होलकर वंश के राजा थे। ठीक है, ऐसे ही दो प्रश्न और आएंगे, दो प्रश्न और आएंगे। या ऐसे भी अपन आगे पढ़ेंगे कि 57 की जब क्रांति हुई, 57 की जब क्रांति हुई तो ग्वालियर का शासक कौन था? ग्वालियर का शासक कौन था? एक एक प्रश्न है। और 57वीं क्रांति के समय भोपाल का नवाब कौन था? भोपाल का नवाब कौन था? भोपाल का नवाब कौन था? और सिंधिया रियासत का राजा कौन था? बोलो बेटा। हाँ भाई, ग्वालियर में थे जियाजी राव सिंधिया। तो ध्यान रखें, यहां पर है जियाजी राव, जियाजी राव सिंधिया। जियाजी राव सिंधिया।
और भोपाल में कौन थी? सिकंदर जहां बेगम। हालांकि इसके बारे में अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सिकंदर जहां बेगम। और याद रखें, इन तीनों राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तुकोजी राव ने भी साथ दिया अंग्रेजों का, जियाजी राव ने भी साथ दिया अंग्रेजों का, और सिकंदर जहां बेगम ने भी साथ अंग्रेजों का दिया था। ये अभी कल चैप्टर शुरू होंगे इनके, तब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि तुकोजी राव ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर है बेटा? हाँ, अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ओके, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि होलकर वंश का अंतिम शासक कौन था? अब अगला प्रश्न यह है कि होलकर वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? होलकर वंश का अंतिम शासक कौन था? दिख रहा है बेटा? अब तो काफी बड़े अक्षर लिख दिए मैंने। होलकर वंश का अंतिम शासक कौन था? यशवंतराव द्वितीय। बेटा कौन था? यशवंतराव द्वितीय। यशवंतराव द्वितीय। यशवंतराव द्वितीय। यशवंत राव द्वितीय। इनके समय 1948 में होलकर वंश, होलकर रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया, भारत संघ में शामिल कर लिया, शामिल कर लिया गया, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था। ओके, यशवंतराव द्वितीय। यशवंतराव द्वितीय। बेटा आदित्य पाराशरी तुकोजी तृतीय इनसे पहले रहे हैं। तुकोजी तृतीय के बाद ही यशवंतराव द्वितीय शासक बने हैं। यशवंत तुकोजी तृतीय 1926 तक रहे थे। तुकोजी राव तृतीय होलकर तुको जो आप कह रहे हैं तुकोजी राव तृतीय, ये 1926 तक रहे थे और 26 के बाद यशवंतराव द्वितीय बन गए थे। बेटा कौन बन गया था? यशवंतराव द्वितीय होलकर, ये बने थे। और इन्हीं के समय 1948 में होलकर रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया था, भारत संघ में। और इसे बोलते थे मध्य भारत। क्या बोलते थे? मध्य भारत। जो पार्ट बी रियासत थी, पार्ट बी की रियासत थी। मध्य भारत को पार्ट बी कहते थे। इसमें शामिल कर लिया था, इसमें शामिल कर लिया गया था। ये होलकर वंश के बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे थे। और आगे हाँ, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि करंट अफेयर्स का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अभी हमने ये प्लान किया है कि 3 दिन आपको वीक में करंट अफेयर और 3 दिन आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है रनिंग में, इसको आगे बढ़ाएं। आप अपने सजेशन
हमें कमेंट के द्वारा दें, ये ठीक रहेगा, या वीक में एक दिन करंट अफेयर्स करें, या तो 3 दिन करंट अफेयर्स करें और 3 दिन एमपी का जीके चलने दें, या एवरी सैटरडे को करंट अफेयर किया जाए। तो आप अपने कमेंट्स लिख के बताएं, जिससे हम आपके साथ बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकें। बोलो बेटा, आप अपने हमें कमेंट के द्वारा बताएं कि क्या ये बेहतर प्लान रहेगा आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि करंट अफेयर्स का भी पार्ट आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो ये प्लान करना चाह रहे हैं, या तो 3-3 दिन कर रखें अपन, 3 दिन एमपी सामान्य ज्ञान और 3 दिन करंट अफेयर्स, है ना? या तो फिर 3 दिन रखें या फिर 1 दिन रखें। अपने आप कमेंट्स हमें करके बताएं, तो फिर उस पर हम विचार करेंगे बेटा, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आप पिछले पेपर देखें मध्य प्रदेश में, तो बेहतर स्तर का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और कई बच्चों ने कहा भी है कि करंट की क्लास भी साथ में दी जाए। तो उसी पर आज सर से बात हुई थी, विचार किया था कि जो है, चलिए फिर देखेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और आप जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं, है ना? और क्लास कैसी लगी ये भी बता के जाएं, और उन बच्चों तक भी पहुंचाएं इस क्लास को जो अभी तक इससे वंचित हैं और किन्हीं कारणों से तैयारी करने में उनको असुविधा हो रही है। तो ये क्लास निःशुल्क है, सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं। और इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त करते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।